जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फंडा में। जैसे कि स्टडी फंडा ने इनिशिएटिव लिया है आप सभी सीएपीएफ एस्पिरेंट्स के लिए, जहां हम आपको प्रोवाइड करेंगे पेपर 2 का फ्री गाइडेंस। हर एक टॉपिक को थॉरोली डिस्कस किया जाएगा। ऐसे रिपोर्ट आर्ग्यूमेंट हर एक को हम थीम वाइज में आपको एक्सप्लेन करूंगा फॉर्मेट क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ हार्टिएस्ट थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एस्पिरेंट्स जिन्होंने कल के वीडियो पे इतना सारा प्यार दिया है। ठीक है, आपका ये जो कमेंट्स होते हैं ये हमें मोटिवेट करता है कि चलो यार हमें इससे और कुछ एक्सेप्शनल करना है। ओके, क्योंकि इससे हमें एक मैसेज पहुंचता है कि चीजें आपको समझ में आ रही है और यही स्टडी फंडा का पर्पस है, राइट। सो आज का जो क्लास होगा ये हम डिस्कस करेंगे पहली जो हमारी इंपॉर्टेंट थीम है इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर। इंटरनल सिक्योरिटी पे जो सीएपीएफ का पेपर 2 है, ऐसे में एक क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। ये एक फिक्स्ड थीम है एंड बीइंग अ डिफेंस एस्पिरेंट, बीइंग अ यूनिफॉर्म फोर्सेस लवर, हमने ये टॉपिक सभी का फेवरेट होता है और ये टॉपिक हमें स्किप नहीं करना चाहिए। हमारे लिए एक स्कोरिंग थीम हो सकती है। कल का जो लेक्चर था, जिन्होंने नहीं देखा है पहले मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले वो जाके देखिए। ठीक है, तभी आप इस आज के वीडियो का मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हो। कल मैंने आपको पूरा डिटेल्ड, ठीक है, बहुत ही बेसिक से, जो एक बिगिनर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पहले से प्रिपेयर कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने हर एक चीज आपको क्लियर की है ना। हमें मिथ्स होते हैं, जबकि ऐसे का कोई जेनरिक आंसर होता है क्या? कभी नहीं होता है। ये थॉट होता है हमारा, ठीक है, जिसे हमें एक्सप्रेस करना है। तो वैसे ही आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा फर्स्ट थीम है इंटरनल सिक्योरिटी। अब आपको मैं रिमाइंड कराऊंगा कि यार ये थीम होती क्या है। ओवरऑल जो भी आपके 6 ऐसे होने हैं, अगेन 6 ऐसे होंगे, उसमें से 4 सेलेक्ट करने हैं। ये 6 ऐसे ओवरऑल हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं कोई डिफेंस से रिलेटेड हमें मिलेगा, कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड मिलेगा, कोई सोशल इश्यूज हो गया, विमेन, देन सोसाइटी, इन सब से ऊपर हम कहीं ना कहीं उन्हें फिक्स कर सकते हैं। सो जो हमारी ओवरऑल थीम है वो कौन सी होती है? डिफेंस एंड सिक्योरिटी। सेकेंड थीम वी हैव हियर इज एग्रीकल्चर से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड। आफ्टर दैट सोशल इश्यूज, जहां पे ह्यूमन राइट्स आ जाते हैं, विमेन आती है, देन चिल्ड्रंस का क्या स्टेटस है, पोवर्टी क्या है, ये सारी चीज यहाँ पे आती है। देन आफ्टर दैट वी हैव इंटरनेशनल रिलेशंस, कि इंडिया रशिया का रिलेशन क्या है, इंडिया भूटान रिलेशंस क्या चल रहे हैं, इंडिया चाइना रिलेशंस कैसे हैं। ठीक है, तो ये चीज कुछ भी आ सकती है जो भी मेनली करंट अफेयर में होता है। ओके, एंड आफ्टर दैट देर इज वन मोर थिंग, इकोनॉमिक्स होता है। इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट से कुछ आता है कि कोविड पैंडेमिक से इंडियन इकोनॉमी कैसे हैम्पर हुई है। जीडीपी जो हम हमारा टारगेट लेके चल रहे हैं ना अभी, कि इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट अचीव करना है, हम वहां पे कैसे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमसे पूछी जा सकती है। देन कुछ फिलोसॉफिकल होते हैं जो थॉट्स है। ठीक है, कि स्कूल इज अ टेम्पल ऑफ नॉलेज। ठीक है, ये कैसा हो गया? एक फिलोसॉफिकल थॉट हो गया, तो इन सब के ऊपर आ सकता है। सो ओवरऑल ये हमारी थीम्स है। अगर आप इन थीम्स को जान लेते हो तो आप हर एक ऐसे बहुत अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको यहां तक क्लियर है। देन हम आज का जो हमारा मेन एजेंडा है, हमें आज डिस्कस करना है इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। अब ये जो इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी है, ठीक है, ये हमारी पहली थीम है। पहली थीम का हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे। ये थीम अगर आप समझते हो तो आप प्रिपेयर होते हो कौन कौन सी चीजों का आंसर देने के लिए, कि यार पहली चीज तो इंटरनल सिक्योरिटी क्या होती है। ठीक है, देन डिफेंस सिस्टम क्या है हमारा। आफ्टर दैट हमें यहां से पता चल जाएगा कि इंडिया का रिलेशन कैसा है अपने नेबरिंग कंट्री से, हर एक नेबरिंग स्टेट के साथ हमारी प्रॉब्लम क्या है। ओके, देन कम्युनलिज्म क्या होता है, इंसर्जेंसी क्या होता है, टेररिज्म क्या होता है, ये सारी चीज हमारी इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेट करती है। ठीक है, अब हमारा जो पेपर 2 का इनिशिएटिव का मतलब, इंटेंशन ये है, ठीक है, हमारा पर्पस ये है कि हम यहां पे आपको ये नहीं सिखाएंगे कि ये 50 टॉपिक है इनके ऊपर आप लिख लो। ठीक है, ये यहां का पर्पस ही नहीं है। हम यहां पे आपको सिखा रहे हैं कि यार कोई भी टॉपिक को सोचते कैसे है। ठीक है, क्या सोचना है हम ये आपको नहीं सिखा रहे, किसी भी टॉपिक पे सोचते कैसे है। ठीक है, तो हमेशा इसके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है। और अगर आप ये छोटी सी चीज समझते हो, ठीक है, तो आप किसी भी ऐसे के ऊपर कुछ भी लिख सकते हो, है ना। तो इसके ऊपर हम यहाँ पे ध्यान देंगे। सो फर्स्टली जो इसके ऊपर इंटरनल सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं, मैं अगर आपसे एक बेसिक चीज पूछता हूं, अगर आप इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी अगर सुनते हो तो आपके माइंड में अगर मैं पूछूं कि दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या आते हैं, तो आप मे बी क्या लिखोगे? पहला, बॉर्डर से रिलेटेड होगा। दूसरा क्या हो सकता है, और क्या होगा जिससे हम कह सकते हैं कि यार हमारा
इंटरनल सिक्योरिटी के ये दो इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। एक हो गया बॉर्डर मैनेजमेंट, दूसरा क्या होगा, दूसरा आप कह सकते हो टेररिज्म, ये भी आप कह सकते हो। अगर मैं पूछूं इसमें और दो ऐड करूं, आप इसमें क्या लिख सकते हो, मे बी आपके माइंड में आ जाएगा फिर इंसर्जेंसी आ जाएगा। मैं और पूछूं आपसे, और बताओ, और एक डायमेंशन बताओ, आप यहाँ पे नक्सलिज्म बोलोगे, ठीक है। लेकिन क्या यही वो चीज है क्या जो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी से डील करता है, ठीक है। ओवरऑल आप देखो, ये हो गया हमारा पूरा इंडिया। इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी में और क्या क्या चीजें आ सकती है, ठीक है। ऐसे का पर्पस क्या था, थोड़ा सा रिमाइंड करो खुद को, ऐसे क्यों दिया जाता है, ठीक है। हमारी एनालिटिकल थिंकिंग चेक करने के लिए, हमारा इमेजिनेशन क्या है, ठीक है, हमारे थॉट्स, आइडियाज, प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज यहां से जज की जाती है, राइट। यहां तक तो आप सही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके और मैं आपको दो तीन एस्पेक्ट्स बताता हूं कि जब हम इंडिया की सिक्योरिटी की बात करते हैं एज अ पूरे कंट्री की, तो उसमें और क्या चीज आ सकती है, फूड सिक्योरिटी भी इंक्लूड होता है, ठीक है। फूड सिक्योरिटी इंक्लूड होता है, ठीक है, क्योंकि हमें साथ ही साथ हमारे जो सिटीजन्स है, ठीक है, जो कि मेन हमारा ह्यूमन रिसोर्स होता है, किसी भी नेशन का मेन वैल्यूएबल रिसोर्स क्या है, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। ह्यूमन से ही एक कंट्री, एक स्टेट, एक प्रॉस्परस कंट्री बनता है, ओके। देन और क्या चीज आप लिख सकते हो कि पोवर्टी रिड्यूस होनी चाहिए, हंगर इंडेक्स जो है उस पर हमारा रैंक इंप्रूव होना चाहिए, है ना। ये भी हमारा सिक्योरिटी का ही पार्ट आता है। हेल्थ सिक्योरिटी इसमें इंक्लूड होती है ना, कि हर एक जो सिटीजन है उसे प्रॉपर एडिक्वेट हेल्थ फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, ओके। तो ये भी हमारी सिक्योरिटी का ही पार्ट है। क्या हम ये भी लिख सकते हैं, क्या बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। उसे एक प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ जस्टिफाई कीजिए कि कितना उसका इंपॉर्टेंस है, कितना उसका रिलेवेंसी है। सो ओवरऑल हम स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे से। सो यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट हमें यहाँ पे दिखता है, ठीक है। एक कोट है ये, जो कि दिया गया है, यूएस के प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रीगन ने। अ नेशन दैट कैन नॉट कंट्रोल इट्स बॉर्डर इज नॉट अ नेशन, ठीक है। ये एक कोट आप अपने बकेट लिस्ट में, अपने फैक्ट बुक में आप ऐड कर सकते हो। अगेन, क्या इसे कहीं भी अब इंटरनल सिक्योरिटी का कोई भी टॉपिक आ गया तो वहां पे आप इसे चिपका दोगे क्या, ठीक है, जबरदस्ती घुसाओगे नहीं। अगर से टॉपिक का कुछ रिलेवेंसी है तब आप इसे वहां पे वहां पे आप इसे तब मेंशन कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर कोई टॉपिक ऐसा आता है इंटरनल सिक्योरिटी में, एक टॉपिक आ गया कि इंडिया की बॉर्डर को हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं, या वाई सिक्योरिंग इंडियाज बॉर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तब ये थॉट रिलेवेंट लगता है ना, तब ये रिलेवेंट लगता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरनल सिक्योरिटी का अगर नक्सलिज्म अगर टॉपिक आ जाता है, नक्सलिज्म अगर आप देखते हो तो उसका तो यार हमारा जो इंटरनली डिस्टर्ब्ड एरिया उससे रिलेशन होता है, ठीक है। तब वहां पे रिलेवेंट होगा क्या ये, तब ये रिलेवेंट नहीं होगा, ठीक है। तो आपको इतना आइडिया लगना चाहिए कि जो भी कोड्स होते हैं वो कैसे यूज करने, कौन से टॉपिक पे यूज करने। जबरदस्ती नहीं चिपकाना है कि यार कुछ भी आ जाए, सिक्योरिटी का आ जाए, डिफेंस का आ जाए, ये थॉट सर ने बोला है तो कर दूंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या याद रखना है आपको, हमेशा आपको सोचना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम फर्स्टली दैट व्हाट इज इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी एक्चुअली होती क्या है और ये एक्सटर्नल सिक्योरिटी से कैसा अलग है, ठीक है। एक इंटरनल सिक्योरिटी है, सो फॉर श्योर कुछ ना कुछ एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी होगा, ओके। सो वील सी व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी, राइट। सो वी हैव हियर इंटरनल सिक्योरिटी इज अ सिक्योरिटी ऑफ कंट्री विद इन इट्स बॉर्डर, ठीक है। अब ये पूरा हमारा कंट्री है इंडिया, ये हो गई इंडिया की बॉर्डर, ठीक है। एक तो होता है कि मुझे मेरे कंट्री को प्रिवेंट करना है, अगर आप इसे अपना घर ही इमेजिन करते हो, ठीक है, इसे आप अपना घर ही इमेजिन करते हो, तो एक होता है हमारा घर का फेंसिंग होती है, ठीक है, घर की फेंसिंग होती है। तो कोई बाहर से आके एक्सटर्नल एग्रेशन के थ्रू हमारे घर को डैमेज कर सकता है, और एक होता है जिसे आप कह सकते हो घर का भेदी, ठीक है। तो यही चीज आती है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर, ये इंटरनल सिक्योरिटी आ गई। सो हमारी बॉर्डर के अंदर जो भी चीजें होती है, ठीक है, घर में छोटे मोटे कलेश चलते रहते हैं, तो यही सभी पार्ट आता है हमारा इंटरनल सिक्योरिटी का, जो कि किसकी जिम्मेदारी होती है, हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की, जिसके हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ओके। सो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, दे आर द सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिंग इंडियाज इंटरनल इशू, ओके। वेयर एज जब हम बात करते हैं हमारे एक्सटर्नल बॉर्डर की, जो हमारी ये पॉलिटिकल बॉर्डर है, इसे सिक्योर कौन करता है, इसे सिक्योर करती है हमारी डिफेंस फोर्सेस,
ठीक है, इसे डिफेंस फोर्सेस सिक्योर करती है, वेयरएस इसे कौन करता है, हमारी सीएपीएफ सिक्योर करती है। सीएपीएफ आती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर। व्हेन वी से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, वी मीन यहां हमारा मतलब क्या होता है, मोटा भाई। कौन है मोटा भाई, हमारे अमित शाह जी। वेयर एज जब हम डिफेंस फोर्सेस की बात करते हैं तो इसमें हमारी 3 इंपॉर्टेंट फोर्स आती है जिन्हें हम कलेक्टिवली डिफेंस फोर्सेस कहते हैं, जो कि हमारी आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स। किस मिनिस्ट्री में आती है ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसको कौन लीड कर रहा है करंटली, राजनाथ सिंह जी। ओके, सो एक छोटा सा डिफरेंस हो गया इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी। एक्सटर्नल सिक्योरिटी मतलब मुझे एक्सटर्नल लोगों से मेरी फेंसिंग को बचाना है, मेरे घर के फेंसिंग को बचाना है, तो ये हो गई हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी। ये काम कौन करता है, ये काम करती है हमारी आर्म फोर्सेस। ओके, वेयर एज घर के अंदर के जो कलेश चल रहे हैं, छोटे मोटे डिस्टर्बेंस चल रहे हैं, या आप कह सकते हो नक्सलिज्म चल रहा है, कम्युनल राइट चल रहा है, देन किसी ने पार्लियामेंट पे अटैक कर दिया है, ठीक है, वोटिंग के टाइम पे प्रॉब्लम हो रही है, रिगिंग हो रही है, बूथ कैप्चरिंग हो रही है, ये सब किसकी जिम्मेदारी होती है, ये जिम्मेदारी होती है हमारी आर्म फोर्सेस की, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की। ओके, सो ये हो गया हमारा इंटरनल सिक्योरिटी। अगेन हमें किसके ऊपर ध्यान देना है, टॉपिक को आपको समझना है, जो भी आपके छोटे छोटे डाउट्स है उसे क्लियर करना है। ओके, देन इंटरनल सिक्योरिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल सिक्योरिटी टू ए एक्सटेंट दैट जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी होती है, इट इज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट द एग्रेशन बाय अ फॉरेन कंट्री। गॉट इट, जो मैंने आपको बताया, यहां से मैं चाइना अटैक कर सकता है, या चाइना एग्रेशन कर सकता है, यहां से पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन करता है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये हो गया हमारा एक्सटर्नल सिक्योरिटी। ओके, external security is solely the responsibility of armed forces of the country. When we say armed force, it means army, navy and air force, while internal security comes under the purview of police, which can be supported by central armed police forces. ठीक है, समटाइम ऐसा भी होता है कि जो हमारी एक्सटर्नल बॉर्डर है इसे गार्ड करने के लिए, ठीक है, जब हमें फोर्सेस इनसफिशिएंट, आई मीन फोर्स का पर्सनल्स का शॉर्टेज पड़ जाता है, तो हम हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस या आर्म पुलिस फोर्सेस की भी हेल्प ले सकते हैं। आपका इसका बेस्ट एग्जांपल आपने देखा होगा, जो हमारी एक मूवी थी, ठीक है, एलओसी बॉर्डर, जिसमें क्या होता है, अगर आप देखते हो, ये जो थे ये आर्मी से थे, ठीक है, और जो सुनील शेट्टी जी थे ये बीएसएफ के थे, है ना, तो कैसे दोनों साइमल्टेनियसली बॉर्डर सिक्योर कर रहे हैं, किसके किसके अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट, क्योंकि पाकिस्तान अटैक कर रहा है, मतलब क्या हो गया, वो एक्सटर्नल एग्रेशन होगा, राइट, तो दोनों भी को जॉइंटली भी काम करते हैं। आफ्टर दैट विल सी, अब जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है इसके मेजर चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, ठीक है, सो व्हाट आर दी मेजर चैलेंजेस फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। अब चैलेंजेस तो अलग अलग हो सकते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंज बहुत सारे, वर्सेटाइल है, ठीक है, अभी जैसे हम 21st सेंचुरी में रहते हैं, इन द एरा ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के वजह से हमें एक थ्रेट मिलता है, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, है ना, तो साइबर सिक्योरिटी किससे लिंक होता है, टेक्नोलॉजी से, तो कुछ थ्रेट हमें टेक्नोलॉजी से आ सकते हैं, ठीक है, कुछ किससे आ सकते हैं, जैसे कि आप नॉर्थ ईस्ट का एग्जाम्पल लेते हो तो वहां पे क्या होता है, इलीगल माइग्रेशन होते हैं, ठीक है, म्यांमार का केस ले लो, रोहिंग्या इशू है, देन आप पाकिस्तान का साइड ले लो, पाकिस्तान से क्या हो रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग होती है ना, वहां पे गोल्डन क्रेसेंट है, क्या सारी चीजें हैं ये भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। बट ओवरऑल हमें समझना है कि जब भी हम सोचते हैं कि यार चैलेंजेस क्या होते हैं, किसी भी चीज के चैलेंजेस क्या है, सोचना है आपको, ठीक है, कौन कौन से चैलेंजेस हो सकते हैं ऑन अ ब्रॉडर एस्पेक्ट। दो लेवल पे हम हमेशा सोचेंगे, एक इंडिविजुअल लेवल पे, कोई भी चीज मुझे पर्सनली कैसे अफेक्ट कर सकती है या कैसे मुझे अटैक कर सकती है, वो चीज मेरे लिए कैसे चैलेंजिंग है, और वही चीज सेकेंड लेवल पे आप सोचोगे नेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे वो चीज कैसे चैलेंजिंग है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि वो कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं। पहला होता है एक्सटर्नल चैलेंजेस, ठीक है, एक्सटर्नल चैलेंजेस मतलब मुझे मेरी बॉर्डर सिक्योर करनी है, अगर से एट द एंड मुझे मेरा घर बचाना है, ठीक है, अगर मुझे मेरा घर बचाना है तो मेरी फेंसिंग ये एकदम सिक्योर्ड होनी चाहिए। देन आफ्टर दैट हमारे पास आता है डेवलपमेंटल डेफिसिट चैलेंजेस, ठीक है, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डेवलपमेंट हम वहां पे रीच नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, लैक ऑफ डेवलपमेंट की वजह से हम वहां पहुंच नहीं पाते, वहां पे रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं हो पाते, और उसी का गलत फायदा कुछ इलीगल लोग लेते हैं। ओके, आफ्टर दैट वी हैव जोग्राफिकल चैलेंजेस। जोग्राफिकल चैलेंजेस का मतलब क्या हो गया, जैसे कि अगर आप हमारा नदन बॉर्डर का एग्जाम्पल लेते हो, जो हमारा इंडो चाइना बॉर्डर है, वहां पे क्या हो गया, हमारे पास जोग्राफिकल चैलेंजेस बहुत सारे हैं, ठीक है, लाइकवाइज आप म्यांमार साइड का ले लो, वहां पे भी जोग्राफिकल चैलेंजेस है, क्लाइमेट चेंज होता है, वहां का रिलीफ फीचर चेंज है, टेरेन चेंज है ना,
तो ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस में बॉर्डर सिक्योर करना एक चैलेंजिंग टास्क होता है। ओके, आफ्टर दैट वी हैव सम सोशल चैलेंजेस एज वेल। ठीक है, सामाजिक चैलेंजेस है। कैसे सामाजिक चैलेंजेस है, क्या हो सकता है, सेम चीज है। नॉर्थ ईस्ट का एग्जाम्पल अगर आप देखते हो तो वहां पे क्या हो रहा है, अभी जो हमारे अलग अलग ट्राइब्स हैं, ठीक है, उनके बीच में क्लैशेस चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारी सोशल हार्मनी है वो इंटरप्ट हो रही है ना। एंड एट द एंड इसी के वजह से क्या होता है, एक छोटी सी फायर, ठीक है, छोटी सी जो फाइट होती है वो एक नेशनल इशू बन जाता है ना। तो ये सारा आ जाएगा हमारा सोशल चैलेंजेस में। एंड लास्टली वी हैव टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस, जो कि इमर्जिंग चैलेंजेस है, राइट। सो अगेन इन सभी को हम ब्रेक डाउन करके एक एक एस्पेक्ट देखेंगे। ओके, एंड एट द एंड आपको ये भी समझना है, आज हम इसका थीम समझ रहे हैं, आखिरी तक बने रहना है। मैं आपको एक टॉपिक दूंगा, ठीक है, इस थीम के बेसिस पे एक टॉपिक दूंगा जिसको आपको अपने लैंग्वेज में लिखने का ट्राई करना है, और इसका मैं कल आपको मॉडल आंसर भी प्रोवाइड करूंगा। ओके, सो आफ्टर दैट we'll see the detailed breakdown of all the challenges towards the internal security। अभी जो मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया है, अब इसको हम डिटेल में चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले और भी हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस है, ठीक है, वही चीजों को मैंने और ब्रेक डाउन किया, फर्दर ब्रेक डाउन किया, तो मुझे पता चलता है कि टेररिज्म दैट इज वन ऑफ द चैलेंज। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव इंसर्जेंसी। नॉर्थ ईस्टर्न में बहुत सारी इंसर्जेंसी होती है, जम्मू कश्मीर साइड में इंसर्जेंसी होती है, इन्फिल्ट्रेशन होता है। ओके, देन वी हैव द कम्युनल वायलेंस। आफ्टर दैट वी हैव नेक्सलिज्म, अ मेजर प्रॉब्लम विद इन द हिंटरलैंड ऑफ इंडिया। देन वी हैव इलीगल माइग्रेशन, क्या होता है इलीगल माइग्रेशन। देन ड्रग ट्रैफिकिंग, ये एक चैलेंजिंग टास्क है। साइबर अटैक्स, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, देन separatist movement, money laundering, ethnic and tribal conflicts, overpopulation. So all these are the major challenges towards the internal security। ठीक है, अब ये देखो हमें कितनी सारी टर्म्स पता चली। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब थोड़ी सी हमारी थिंकिंग ना ब्रॉड हो जाती है, मल्टी डायमेंशनल होता है, और इसी से जो हमारा ऐसे है वो एक वर्सेटाइल और डाइवर्स ऐसे बनता है। क्यों? क्योंकि मैंने हर एक एस्पेक्ट को टच किया है। ठीक है, अब 300 वर्ड है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं क्योंकि जस्ट बिकॉज यहाँ पे 12 लिखे हैं तो यार ये सभी 12 के 12 तो कंपलसरीली आने ही चाहिए। अगर ये 12 ही आ जाएंगे यार तो 300 वर्ड ना बहुत कम है उसके लिए। अब इन 12 में से, ठीक है, आप सोच रहे होंगे चलो ठीक है 10 जरूरत नहीं है, ठीक है 6 कम से कम अगर आप 4-5 भी अगर अपने ऐसे में ऐड करते हो, ठीक है। अब देखो सपोज मैं साइबर अटैक सबसे कितना इजी चीज है, 3-4 लाइन तो आप खुद ही लिख दोगे। 3-4 लाइन मतलब क्या हो गया, 30 से 40 वर्ड हो गया, एक पैराग्राफ बन गया आपका। ठीक है, मेन बॉडी का एक पैराग्राफ यहाँ पे बन गया। ओवरऑल हम यहाँ पे ये भी कर रहे हैं, जो आपका फियर है ना कि यार क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वर्ड मेरे कैसे कंप्लीट होंगे, ठीक है, तो वो हम फियर भी निकाल रहे हैं। 30 वर्ड यहाँ से आ गए, है ना। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजों पे आपको फोकस करना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंटिन्यूअसली कीप ऑन राइटिंग। सो वी विल फर्दर प्रोसीड। ये हमारे कुछ चैलेंजेस थे, हर एक चैलेंजेस आपको हर बार ऐड नहीं करने हैं। अगर से टॉपिक वेग आ गया, वेग टॉपिक मतलब जहां पे क्लियरली मेंशन नहीं है कि आपको साइबर सिक्योरिटी पे ही लिखो, सिर्फ उन्होंने लिख दिया इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड इश्यूज। ठीक है, अब ये वेग टॉपिक है तो आप इन 12 में से 3-4 टॉपिक को टच कर सकते हो अपने हिसाब से। लेकिन अगर टॉपिक स्पेसिफिक आ गया, ठीक है, द रोल ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया इंटरनल चैलेंज, तब आप सिर्फ साइबर सिक्योरिटी की ही बात करोगे। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि टेररिज्म क्या होता है। ओके, सो वैसे तो वी ऑल आर अवेयर, हम सब तो अवेयर है कि टेररिज्म होता क्या है, टेररिज्म का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। टेररिज्म का ऑब्जेक्टिव बहुत सारी चीज हो सकती है, जैसे कि मुझे पॉलिटिकली रिकॉग्निशन चाहिए मेरा, ठीक है, हो सकता है कि मुझे पावर इस्टेब्लिश करनी हो। ठीक है, जैसे कि आप अफगानिस्तान का एग्जाम्पल लो, ठीक है, अफगानिस्तान में जो भी तालिबान थे, ठीक है, क्या हुआ एट दी एंड, किसकी सरकार बनी, तालिबान की सरकार बनी, तो वहां पे उनका मोटिव अलग हो सकता है। कहीं पे टेररिज्म का मतलब ये होता है कि यार मुझे वहां की इकोनॉमी को कैप्चर करना है। आपने सीरिया का एग्जाम्पल सुना होगा, ठीक है, इराक सीरिया में क्या हुआ, जितने भी ऑयल रिच रिजर्व्स थे उनके ऊपर उन्होंने कब्जा कर दिया और वो बेचने लग गए। ठीक है, तो टेररिज्म के अलग अलग मोटिव हो सकते हैं, बट एट द एंड ऑल दिस जो भी हमने यहाँ पे छोटी छोटी 12 चैलेंजेस देखे हैं, ठीक है, ये सभी दे आर नॉट जस्ट अनलॉफुल, ये सिर्फ इलीगल अनलॉफुल ही नहीं है, साथ ही साथ इनह्यूमन है, राइट, बिकॉज इनका जो अप्रोच होता है, इनका जो वे होता है, दैट इज अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी। ओके, सो व्हाट इज टेररिज्म। सो ये उस तरीके का वायलेंस होता है और थ्रेट ऑफ वायलेंस टू गेन पॉलिटिकल
आइडियोलॉजिकल और रिलीजियस ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इनके ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल इस्टेब्लिश होना है, पावर चाहिए, इकोनॉमी चाहिए, या अपने रिलीजियस को गलत तरीके से इंटरप्रेट करके, ठीक है, उसे प्रोपोगेट करना, ठीक है, तो अलग अलग इनके मीन्स हो सकते हैं। सो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डोमेस्टिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं। जैसे अगर हम स्पेसिफिक अगर इंडिया की बात करें, ठीक है, इंडिया की बात करें तो इंडिया में कौन कौन से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करते हैं? लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद, इंडियन मुजाहिदीन एंड हिजबुल मुजाहिदीन, ठीक है, तो ये सारे क्या है, ये इंडिया में ऑपरेट करते हैं। वैसे ही अगर हम कुछ ऐसे ही बहुत सारे अदर कंट्री से, ठीक है, अदर कंट्री से दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक करते हैं, है ना, तो ये सारे किस में आ जाएंगे? ये फॉरेन टेररिज्म में आ जाएगा। अब देखो अगेन आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये क्या है, इतना वेग है, इतना वास्ट है। आपको ना टेररिज्म समझना है, क्योंकि ये छोटी सी जो दो तीन लाइन है, दो तीन लाइन आपको काम आ सकती है ऐसे लिखने में, ठीक है, अगर आ गया दैट हाउ टू कर्ब टेररिज्म, सो आप 2 से 3 लाइन में टेररिज्म को लिख सकते हो अपने लैंग्वेज में कि ये चीज टेररिज्म होती है। देन हम आ गए मेन मुद्दे पे कि अब उसे कर्ब कैसे करना है, प्रिवेंट कैसे करना है। तो ये सब क्या होता है? एक्ट ऑफ टेररिज्म है। देन आपने रिसेंटली देखा है कि इजराइल हमास के कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, है ना, तो वो भी एक टेरर आउटफिट है, तो ये एक टेररिज्म होता है। अब टेररिज्म और नक्सलिज्म क्या ये दोनों सेम होते हैं क्या? ठीक है तो दोनों ही अगेंस्ट गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट उन्हें काम करना है, या जो भी लॉ ऑफ द लैंड है उसके अगेंस्ट ये लोग ऑपरेट करते हैं। बट स्टिल हम नक्सलिज्म को टेररिज्म क्यों नहीं कहते हैं? क्यों? क्योंकि फर्क है। क्या फर्क है? आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, राइट, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होता है। देखेंगे हम नक्सलिज्म भी क्या होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे इंटरनल सिक्योरिटी का। नेक्स्ट वी सी अगला जो है हमारा इंसर्जेंसी। अब जो इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम है ये मेजरली इंडिया में अगर आप देखते हो तो ये दो साइड पे बहुत ज्यादा है। कौन कौन सा? एक हो गया हमारा जम्मू कश्मीर नदन बॉर्डर, और एक हो गया हमारा नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर, ठीक है, जहां पे इंसर्जेंसी एक मेजर इशू है, ठीक है, और इंडिया स्टिल उससे पूरी तरह ओवरकम या ओवर पावर उसे नहीं कर पाया है। सो क्या होता है इंसर्जेंसी? इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज। Some of the area that face insurgency are Jammu Kashmir, Northeast and Central India. The insurgent group cause insurgencies in various area. This group aim to achieve their political objective through the violent means. ठीक है, अगेन क्या इनका ऑब्जेक्टिव है कि जो भी मेरा एरिया है, जो भी हमारा ट्राइबल एरिया है, जो भी मेरा फॉरेस्ट लैंड है, कैसे ना कैसे मुझे वहां पे मेरी अथॉरिटी स्टैब्लिश करनी है, ठीक है, तो जिसे हम क्या कहते हैं? इंसर्जेंसी कहते हैं। ओके, अगेन सेम आता है, एक नया टर्म है हमारे पास, ऑर्गेनाइज क्राइम। ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होता है? सो बेसिकली ऑर्गेनाइज क्राइम नाम से ही समझ में आता है कि ऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज्ड है मतलब क्या है? पूरा प्लान्ड है, ठीक है। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा कि साइबर थ्रेट, साइबर फ्रॉड्स कितने बढ़ गए, है ना, प्रॉपरली हमें कॉल करेंगे, पूरी डिटेल्स हमें बताएंगे हमारे बारे में कि आपका अकाउंट यहाँ पे है, ये है, वो है, और हम भी क्या करेंगे, उस ट्रैप में हम फंसते चले जाते हैं, ठीक है। एट द एंड हमें ऐसा लगता है पहले तो ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, ठीक है, देन वो प्रॉपर नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव को हमसे बात कराएंगे। तो क्या एक पूरा चीज प्लानिंग के साथ चल रही है, और ऐसे ही क्राइम्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइज क्राइम कहते हैं, ठीक है। मैंने या जो भी कुछ कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं कि स्पा के नाम पे कुछ और वहां पे नॉन इलीगल चीजें रन कराते हैं, रैकेट्स रन कराते हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो गया, सेक्स रैकेट, ये सारी चीजें रन कराते हैं। तो कैसा चल रहा है? सब एकदम प्लान्ड वे में चल रहा है ना। सो इसी चीज को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइज क्राइम कहते हैं। अगेन ऑर्गेनाइज क्राइम का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अगर आप देखो ऑर्गेनाइज क्राइम में ऑनर किलिंग आ जाती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग आ जाता है, देन ड्रग ट्रैफिकिंग आ जाता है, ड्रग एब्यूज आता है, सेक्स रैकेट आता है। इन सबका एट द एंड ये लोग करते क्यों है ऐसा? क्या अचीव करने के लिए? क्या इन्हें पॉलिटिकल पावर चाहिए क्या? जो हमारा इंसर्जेंसी या टेररिज्म का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव था, क्या इन्हें पॉलिटिकल पावर चाहिए? नहीं, इनका मेन या मेजरली ऑब्जेक्टिव क्या होता है इनका? मनी, ठीक है, यहां पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इनका? मनी होता है। ओके, सो ऑर्गेनाइज क्राइम इंक्लूड्स स्मगलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड एक्सटॉर्शन, ठीक है, भाईगिरी जो चलती है ना कि भाई चलो हफ्ता निकालो, ये सब निकालो, ये क्या है? ये एक स्कैंडल है। ये सब क्या है? ये सब ऑर्गेनाइज क्राइम के अंडर में आता है, ठीक है। जैसे कि दाऊद इब्राहिम पता नहीं कहां से बैठ के पूरा ऑपरेट कर रहा है, या अभी कर रहा है, नहीं कर रहा है, हमें आइडिया नहीं, बट जब हम सुनते हैं कि फिलहाल तो इंडिया में नहीं है, बट स्टिल उसके बहुत से जानने वाले स्टिल वो
इंडिया में ऑपरेट कर रहा है, मतलब एक प्लान वे में ऑपरेट कर रहा है, तो सब ऑर्गेनाइज क्राइम में आता है। क्या उसका मोटिव है भाई? कैसे ना कैसे हमें ब्लैक मनी इंजेक्ट करना है और हमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करनी है। आफ्टर दैट अगला हमारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है या इंपॉर्टेंट चैलेंज आता है हमारा इंटरनल सिक्योरिटी का, साइबर अटैक। ठीक है, साइबर अटैक वी ऑल आर अवेयर कि साइबर अटैक कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अगर आप इंडिया की भी रिपोर्ट देखते हो, इंडिया टॉप 5 में तो आता ही है। ठीक है, साइबर अटैक्स के इसमें। देन इट हैज बिकम अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। साइबर अटैक्स आर इंक्रीजिंग विद द इंक्रीजिंग यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द इंटरनेट। साइबर अटैक कैन कॉज डैमेज टू, किसे डैमेज दे सकता है? ये पूरे ब्रॉड व्यू में सोचना है, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव में भी सोच सकते हो आप। इंडिविजुअली साइबर अटैक आपको कैसे हैम्पर करता है भाई? पॉकेट के ऊपर आपको हैम्पर कर सकता है। ठीक है, हमसे पैसे निकाले जा सकते हैं, हमारी इंपॉर्टेंट डिटेल निकाली जा सकती है। सेम चीज आप सोचो कि नेशनल लेवल पे क्या क्या हो सकता है। नेशनल लेवल पे जो भी हमारी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, उसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। जो भी हमारी इकोनॉमी है, जो हमारा स्टॉक मार्केट है पूरा, जो कि आज ऑनलाइन साइबर स्पेस पे है, ठीक है, उसे गिराया जा सकता है ना। तो ये सारे क्या हो गए, ये कुछ इसके इम्प्लीकेशंस हो गए, ये इसके कुछ इफेक्ट्स हो गए साइबर अटैक्स के, राइट। सो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया जा सकता है, फाइनेंशियल सिस्टम को छेड़छाड़ हो सकती है। देन जो भी हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू गवर्नेंस, रिलेटेड टू डिफेंस, ये सारी चीज भी अक्वायर की जा सकती है, राइट। अब देखो, ये जो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दिया है, मेरा पर्पस ये नहीं है कि जस्ट आपको लिखवा दिया, ये कर दिया। मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा हूं कि आपको एज इट इज ऐसा लिखना है, ठीक है, नहीं, आपको अपने लैंग्वेज में अपने तरीके से एक्सप्रेस करना है। इफ आपके साथ कोई चीज एक्सपीरियंस, आपने अलग तरीके से एक्सपीरियंस की होगी रिलेटेड टू साइबर अटैक, आप बिल्कुल लिख सकते हो, ऐसी कोई चीज नहीं है, ठीक है, बस रिलेवेंट होना चाहिए। देन सो दीज आर सम ऑफ द डैमेजेस जो कि होते हैं बिकॉज ऑफ साइबर अटैक की वजह से। अगला हम देखते हैं इलीगल माइग्रेशन। ठीक है, अब इलीगल माइग्रेशन अगेन हम सभी को पता है क्या होता है इलीगल माइग्रेशन। फर्स्टली माइग्रेशन क्या होता है? एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना, एक जगह से दूसरे जगह जाना, उसे माइग्रेशन कहते हैं। इलीगल माइग्रेशन किसे कहते हैं? एक लीगल वे से ना जाते हुए, ठीक है, जैसे कि आपने यहां देखा होगा बजरंगी भाईजान में, है ना, क्या था वो? एक एग्जाम्पल था इलीगल माइग्रेशन सा, है ना। क्यों? अगर आप विदाउट पासपोर्ट जाते हो, विदाउट पासपोर्ट अगर आप एक कंट्री से दूसरे फॉरेन कंट्री एंटर करते हो, तो दैट इज इलीगल माइग्रेशन। आप पासपोर्ट के साथ भी इलीगल माइग्रेंट कहला सकते हो। कैसे? अगर आपका पासपोर्ट फेक है तो, ठीक है, या जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन है वो अगर फॉल्स है तो स्टिल वो भी क्या कहलाता है? इलीगल माइग्रेशन ही कहलाता है। अब इलीगल माइग्रेशन सिक्योरिटी या हमारी जो कंट्री है उसे कैसे हैम्पर करता है? ठीक है, हमें हमारे सिटीजन को देने के लिए जॉब नहीं है, हमें हमारे सिटीजन को खिलाने के लिए अनाज नहीं है, ठीक है, वैसे तो हम फुल्ली फूड सिक्योर्ड है, लेकिन स्टिल हंगर इंडेक्स में हम एकदम वर्स्ट हमारी रैंक आती है ना। तो हमारे लोगों को खिलाने के लिए नहीं है, हमारे लोगों के लिए हमारे पास एडिक्वेट रिसोर्सेस नहीं है, हम दूसरों को कैसे पालेंगे, है ना। तो यही एक अगेन ये भी एक रिस्क बनता है। और क्या भरोसा कि कोई कोई दूसरा फॉरेन कंट्री अपने कंट्री में किसी को इम्प्लांट कर रहा हो, ठीक है, एक आइडियोलॉजी स्प्रेड करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे इसके चैलेंजेस निकलते हैं, सोच सकते हो अपने तरीके से। सो हियर इन इलीगल माइग्रेशन पीपल मूव इनटू द कंट्री विदाउट द फॉलोइंग लीगल प्रोसीजर, लीगल प्रोसीजर को ना फॉलो करते हुए, जो आपको बताया मैंने आसान शब्दों में, दैट इज ऑब्टेनिंग अ वैलिड वीजा और वर्क परमिट वीजा। अगर आप वैलिड वीजा लेके आते हो स्टूडेंट वीजा से, वर्क परमिट वीजा से, तो आप लीगल माइग्रेंट हो। इसके अलावा अगर आप और कुछ मेथड यूज करते हो तो यू आर एन इलीगल माइग्रेंट, राइट। अब इसके क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकता है? ठीक है, कोई इलीगल माइग्रेंट इंडिया में एंटर होता है, ये चीज मेजरली हमें कहाँ देखने को मिलती है? नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, बांग्लादेश बॉर्डर में। रोहिंग्या इशू आपने सुना होगा कि जो राखिन के प्रोविंस है म्यांमार का, वहां से कितने सारे इलीगल माइग्रेंट यहाँ पे आ रहे हैं। ओके, सो इसके क्या क्या इंपैक्ट पड़ते हैं हमारी कंट्री पे? ओके, सो एक इसका इकोनॉमिक बर्डन इंक्रीज होता है हमारी कंट्री पे, डेमोग्राफिक चैलेंज होता है, ठीक है, क्रिमिनल एक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ आने के बाद भाई तुम्हें तो जॉब मिलेगी नहीं, जब जॉब नहीं मिलेगी तो पेट पालने के लिए मुझे कुछ ना कुछ इलीगल एक्टिविटीज से पैसे कमाने पड़ेंगे। देन इससे टेररिज्म भी बढ़ सकता है। ओके, सो ये उसके कुछ इंपैक्ट है जो आप रीड कर सकते हो। ओवरऑल मेरा पर्पस था आपको इलीगल माइग्रेशन समझाना, सोचने का काम आपका रहेगा। आफ्टर दैट ड्रग ट्रैफिकिंग, ठीक है, ड्रग ट्रैफिकिंग अगेन आप ये बहुत ही मेजर चैलेंज है हमारे कंट्री में, स्पेशली इन द यूथ, राइट। पता है हमें
कि ये चीज़ें कितने खुलेआम होती है, ठीक है। इससे तो फिर होता क्या है, इससे क्या होता है, जो हमारा यूथ है वो डाइवर्ज होता है, ठीक है, अपना कॉन्शियस वो खो देता है, ओके। एंड अगेन जब आप अपना टेम्पर, अपना कॉन्शियसनेस खोते हो, तो हम अगेन ऐसे एक्टिविटी में एंगेज करते हैं जो कि अगेन ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट होती है। सो ड्रग ट्रैफिकिंग अफेक्ट सोसाइटी, the economy and governance. The illicit drug trade poses many challenges to national security. It affects a country's stability and development. So again this is also one of the important challenge. क्या क्या चीजें अगेन लीड कर सकता है ड्रग ट्रैफिकिंग इफ इसे प्रॉपरली स्टेबिलाईज या न्यूट्रलाइज नहीं किया गया तो हमारी सोसाइटी डिस्टेबिलाईज हो सकती है, इकोनॉमिक बर्डन इंक्रीज हो सकता है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, देन करप्शन इंक्रीज हो सकता है, करप्शन इंक्रीज होता है। करप्शन का ड्रग ट्रैफिकिंग से क्या रिलेशन है, आप समझ ही गए होंगे क्या होता है, ठीक है। आजकल जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसका सभी का रिकॉर्ड होता है, लेकिन ऐसे ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड नहीं होता है, ओके। मोस्टली ये सारी चीज़ें कैश में होती है। आफ्टर दैट हमारे पास है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म, अब इंडिया को वैसे तो हम जानते हैं, जब भी इंडिया के बारे में हमें कुछ कहना है तो हम ब्रॉडली क्या कहते हैं, इंडिया इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अलग अलग कम्युनिटी के हार्मनी में रहते हैं, प्रॉस्परस, एक साथ मिलजुल के रहते हैं। लेकिन कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है फिर, कम्युनलिज्म का मतलब ये होता है, अब देखो कम्युनलिज्म में भी पॉजिटिव, कम्युनलिज्म नेगेटिव भी हो सकता है, बट क्योंकि हम इसे थ्रेट मान रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी को, सो ऑब्वियसली इसका मीनिंग नेगेटिव टर्म में मिलेगा, ठीक है, नेगेटिव डायमेंशन में मिलेगा। कैसे, अब कम्युनिज्म में ये होगा कि मैं एज अ सोसाइटी में तो रह रहा हूं, लेकिन मैं पूरे सोसाइटी की ना सोचते हुए मुझे पड़ी है सिर्फ मेरे कम्युनिटी की, ठीक है। सो दैट इज अ प्रॉब्लम, ओके। सो जिसे हम कम्युनलिज्म कहते हैं, सो इट रेफर्स टू प्रमोटिंग वन कम्युनिटीज इंटरेस्ट ओवर द सोसाइटीज इंटरेस्ट, जहां पे हम प्रायोरिटाइज किसे कर रहे हैं, ठीक है, प्रायोरिटाइज हम कर रहे हैं मेरी कम्युनिटी को रैदर देन सोसाइटी को, ठीक है, तो उसे हम कम्युनलिज्म कहते हैं, ओके। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज ऑफ इंडिया। कम्युनलिज्म लीड टू द फॉलोइंग, अगेन इससे क्या होता है, कम्युनलिज्म से क्या चीजें हो सकती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि एग्जाम्पल भी देता हूं उसका, अगेन इट इज अ थ्रेट टू नेशनल यूनिटी, इंडिया को जो हम कहते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसके तो अगेंस्ट है ये चीज। देन वायलेंस इंक्रीज हो सकता है, कम्युनल वायलेंस, कम्युनल राइट्स इंक्रीज होते हैं। देन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी इससे हो सकती है। कैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है, जैसे कि देखो आज जो हमने इंडिया में एक लॉ इंप्लीमेंट किया था, ठीक है, इट इज जस्ट अ केस स्टडी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जब ये पास हुआ तो इसका बहुत अपोजिशन भी हुआ। देन अपोजिशन इट कैन बी अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, ओके, तो वो भी चीज हुई। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को हमने एक्सक्लूड किया है, ठीक है। अब वो अच्छा है, उसके कुछ अच्छे पॉइंट्स भी है फेवर में, उसके कुछ पॉइंट्स नेगेटिव में भी है, ओके। सो ओवरऑल यही क्या दिलाता है, यही क्या लीड करता है, दिस में फर्दर लीड टू कम्युनल वायलेंस, ठीक है। इसी से कम्युनल वायलेंस बढ़ सकता है कि यार आपने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ ऐसा किया और आप बाकी सभी कम्युनिटी के साथ ऐसा नहीं कर रहे हो, ओके। सो इससे भी क्या होता है एट द एंड, जो फिर जिस कम्युनिटी को एक्सक्लूड किया गया है, हम क्या कहेंगे, या उससे ये होगा कि वो लोग उस पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी, तो वहां पे सरकार गिर सकती है। तो ये सारे कुछ इसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, राइट। सो उससे बेटर है कि कोई भी चीज को हमें पहले अच्छे से जानना है। अगला हम देखते हैं कि अब हमने चैलेंजेस तो देख लिए, जो मेजर 12 चैलेंजेस थे उसको हमने प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया है, ठीक है। अब शायद आपको एक आइडिया आया होगा कि टेररिज्म क्या है, ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होता है, क्यों, अब है तो दोनों ही ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट, ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट, ह्यूमन राइट के अगेंस्ट, बट स्टिल हमने अलग अलग नाम क्यों दिया है, डिफरेंस है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, ऑब्जेक्टिव अलग है ना, मोटिव अलग है, राइट। वैसे ही हम देखेंगे व्हाट आर द मेजर्स टू एड्रेस द कम्युनलिज्म, ठीक है। कम्युनलिज्म को अब कैसे एड्रेस किया जा सकता है, बाय द लेजिस्लेटिव मेजर, बाय प्रमोटिंग सोशल हार्मनी, पोलिसिंग, एजुकेशन के थ्रू, एंड मीडिया एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। एंड ओवरऑल हम कह सकते हैं थ्रू एजुकेशन एंड अवेयरनेस, इसके थ्रू हम जो भी वो एक्ट है सिटीजन, उस एग्जाम्पल से समझते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है, उसको प्रॉपरली आप हर एक नुक, हर एक कॉर्नर तक पहुंचाइए कि ये इसके पीछे, इसे बनाने का जो इंटेंशन है, ठीक है, वो क्या था, राइट। तो ये कुछ उसके मेजर्स है जिसे हम कम्युनलिज्म को एड्रेस कर सकते हैं। आफ्टर दैट वील सी
व्हाट आर द इंस्टेबिलिटी विच आर कॉज्ड बाय द होस्टाइल नेबर्स। अब इंडिया का जो इतना ब्रॉड बॉर्डर है, ठीक है, इंडिया जो कि आधा बॉर्डर उसका टेरिटोरियल लैंड से शेयर होता है, आधा मैरिटाइम बॉर्डर है। ओके, सो स्टिल कुछ नेबर्स ऐसे हैं हमारे जिसके साथ हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं है, कुछ नेबर्स ऐसे हैं जिसके साथ रिलेशन हमारे अच्छे भी है, जैसे कि भूटान हो गया, ठीक है, नेपाल हो गया, जिसके साथ नोकझोंक चलती रहती है, बट स्टिल दे आर दी फ्रेंडली नेशन। ओके, सो इनकी प्रॉब्लम्स क्या है, हर एक बॉर्डर पे हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स है। अगेन बिकॉज एट द एंड अगर मैं मेरी बॉर्डर सिक्योर करूंगा तो कहीं ना कहीं मैं मेरी इंटरनल सिक्योरिटी को सिक्योर कर रहा हूं। सो वी विल स्टार्ट विथ व्हाट आर द इंस्टेबिलिटी कॉज्ड बाय पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान का बॉर्डर जो कि हमारे गुजरात से स्टार्ट होता है, देन यहाँ पे राजस्थान है, हरियाणा, जम्मू कश्मीर एंड करंटली द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, ये सारे एरियाज हमारे पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। रफली ये आता है हमारा 3323 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, इतना ये बॉर्डर है। ओके, क्या क्या चैलेंजेस है थोड़ा सा सोचना है। एक तो हम सभी को पता है कि जो हमारा डिस्प्यूटेड एरिया ये बन रखा है अभी, ठीक है, कौन सा है ये, पीओके, जो कि यूज किया जाता है टेरर लॉन्च पैड के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इस एरिया को बहुत सारी यहाँ पे टेररिस्ट ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, कि कैसे आप इस पूरे एरिया को कैप्चर कर सकते हो। तो पहली तो मेन प्रॉब्लम हो गई टेररिज्म की प्रॉब्लम है। और क्या क्या प्रॉब्लम है जिसके वजह से इंस्टेबिलिटी कॉज हो रही है। ठीक है, यहाँ से इलीगल आर्म्स सप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक मैं ये बनाता हूँ गोल्डन क्रेसेंट। ठीक है, गोल्डन क्रेसेंट, गोल्डन क्रेसेंट क्या होता है, सो गोल्डन क्रेसेंट ये वो एरिया है जो 3 कंट्रीज को कवर करता है। ये 3 कंट्रीज कौन से हैं, ईरान, देन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, जहां पे सबसे ज्यादा ओपियम, ठीक है, जो कि एक ड्रग है, ये कल्टीवेट करते हैं और इसी को इंडिया में सप्लाई करते हैं। ठीक है, सो ये हमारी इंस्टेबिलिटी कॉज करता है। हमने देखा ना ड्रग ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम क्या क्या होती है, कैसे सोसाइटी अफेक्ट होती है, कैसे एक यूथ मिसलीड होता है। ओके, सो इस वजह से कुछ इंस्टेबिलिटी हमारे यहाँ पे कॉज होती है। सो ओवरऑल पाकिस्तान के साथ मेजर चैलेंजेस क्या है, ठीक है, टेररिज्म हो गया, टेररिज्म लिख सकते हो आप, मिलिटेंसी लिख सकते हो, ठीक है, या यहाँ पे लिख सकते हो जो हमारे बॉर्डर है, ठीक है, बॉर्डर के वजह से हमारी फाइट्स चलते रहती है। और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म सप्लाई। ठीक है, इस एरिया को एज अ टेरर लॉन्च पैड यूज किया जाता है, जो कि एट द एंड कॉज करती है इंस्टेबिलिटी टू द इंटरनल सिक्योरिटी। सो वी विल रीड सम पॉइंट्स। India's neighboring countries are plagued by unstable security environment due to religious fundamentalism or ethnic clashes. Pakistan has been waging a proxy war in the form of terrorism, counterfeit currency, drug trafficking for more than 3 decades. It started with giving support to Khalistan separatists in early 1980s and then from late 1980s provided support to militancy in Jammu and Kashmir. So overall, mota mota to sum up, these are some of the प्रॉब्लम्स जो कि इंस्टेबिलिटी कॉज करता है हमारे इंडिया में। किस कंट्री के थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू। अगला नंबर किसका लगता है, किस नेबर का लगेगा, तो यहाँ पे है बांग्लादेश, जिसके साथ हम सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं, ऑलमोस्ट 4100 के आसपास। ठीक है, टू बी प्रिसाइज इट इज 4067 किलोमीटर। क्या क्या प्रॉब्लम है, सेम यहाँ पे भी हमारी प्रॉब्लम्स है। पहली चीज तो यहाँ पे आता है हमारा चिकन नेक। ठीक है, जहां से क्या हो सकता है, जहां से इजीली आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री को एक्सेस कर सकते हो। ओके, या आप इंडिया का जो वेस्टर्न साइड है, ईस्टर्न साइड जो ये लिंक होता है, आप उसे ब्लॉक कर सकते हो। ओके, तो एक यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे भी इलीगल माइग्रेशन एक मेजर इशू है। ठीक है, इलीगल माइग्रेशन का इशू है। देन आफ्टर दैट और क्या यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, अगेन क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग होती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ का जो बॉर्डर है, ठीक है, बॉर्डर स्टेबल बॉर्डर नहीं है। स्टेबल बॉर्डर का मतलब क्या होता है कि क्योंकि यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और वो अपना रास्ता चेंज करते रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कभी बॉर्डर एक साइड एक्सटेंड हो जाता है या कभी बॉर्डर रिड्यूस भी हो जाता है, जैसे रिवर अपना रास्ता चेंज करती है। सो इन बांग्लादेश, क्रैकडाउन ऑफ मिलिटेंट कैंप बिलोंगिंग टू इंसर्जेंट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैपेंड इन 2014, but it still remains hiding place for the insurgent. Recently, Bangladesh has seen religious minorities and their religious places being targeted.
इलीगल माइग्रेशन एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट इशू होता है। आफ्टर दैट यहाँ पे भी काउंटरफिट करेंसी, ठीक है, ये सारी चीज यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम्स है, ठीक है। दो यहाँ पे टेरर लॉन्च पैड जितना हमारा जम्मू कश्मीर में होता है उतना नहीं है, लेकिन यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज ज्यादा होती है, ठीक है। तो आप एक चीज याद रखोगे रिलेटेड टू बांग्लादेश कि वहां पे हमारी मेजर प्रॉब्लम क्या है। आफ्टर दैट वी हैव म्यांमार, ठीक है, म्यांमार जो कि हमारा शेयर करता है ईस्टर्न मोस्ट बॉर्डर, मेनली अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इन सब स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। रफली ये भी कितना आता है, 1643 किलोमीटर के आसपास ये बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। एंड रिसेंटली अगर आप करंट अफेयर में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको पता होगा कि इंडिया ने ये डिसीजन लिया है कि ये जितना भी हमारा 1643 किलोमीटर का बॉर्डर है इसे हम फेंस करने वाले हैं, ठीक है, इसे हम पूरा फेंस वहां पे बनाएंगे, ठीक है, ताकि चीजों को रोक सके। देन म्यांमार के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अब यहाँ पे जो बॉर्डर है अब मेनली ये फॉरेस्ट टाइप ऑफ एरिया है, फॉरेस्ट टाइप ऑफ एरिया, एंड यू नो कि फॉरेस्ट टाइप ऑफ एरिया में जो रूल करते हैं वो वहां की ट्राइबल पॉपुलेशन होती है, ठीक है। एंड फॉरेस्ट नो बॉर्डर, फॉरेस्ट को तो पता नहीं यार कि ये इंडिया का लैंड है या म्यांमार का लैंड है। तो जनरली जो भी म्यांमार के इंसर्जेंट्स होते हैं वो आते हैं इंडिया में, क्राइम कमिट करते हैं और वापस एस्केप आउट हो जाते हैं, ठीक है। अब इंडिया तो रेस्ट्रिक्टेड है अपनी पॉलिटिकल बॉर्डर के चक्कर में, तो वो तो वहां जाएगा नहीं। तो क्या हो रहा है, इस वजह से हम यहाँ पे फेंस बना रहे हैं ताकि ये सारी चीजों को हम रोक सके। ओके, सो म्यांमार विच हैज टेकन फर्स्ट फ्यू स्टेप टुवर्ड डेमोक्रेसी हैज अ हिस्ट्री ऑफ हार्बरिंग इंसर्जेंट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नाउ इट इज अंडर द इंटरनेशनल स्कैनर फॉर इट्स रोल इन परसिक्यूशन ऑफ रोहिंग्यास इन रखीने प्रोविंसेस, ठीक है। जो रोहिंग्या का जो माइग्रेशन हो रहा है इंडिया में, ठीक है, सो ये भी हमारे लिए एक थ्रेट है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। सो ओवरऑल अगर म्यांमार के बारे में पूछा जाए, आप यहाँ पे एक चीज लिख सकते हो, मेजर इशू जो है वो है यहाँ का माइग्रेशन से रिलेटेड, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा इलीगल माइग्रेशन होता है। देन वी हैव इंस्टेबिलिटी, व्हाट आर द इंस्टेबिलिटीज विच आर कॉज्ड बाय नेपाल, ठीक है। सो नेपाल के साथ तो जनरली हमारे जो रिलेशंस है हम उसे नॉट, थोड़ा सा हम स्टिल गुड के तरफ ही कहेंगे, ठीक है, इट इज नॉट दैट बैड जो हमारा चाइना और पाकिस्तान के केस में है। ओके, सो नेपाल विच हैज सक्सेसफुली सीन जनरल इलेक्शन इन 2017 फेस्ड माओइस्ट वायलेंस टिल डिकेड ago. The rehabilitation of Maoist remains a potential internal security threat to Nepal and beyond. It is evident from above discussion that internal security in India could be disturbed by unstable environment in India's neighboring countries. ठीक है, तो ओवरऑल नेपाल के साथ जो अगर ओवरऑल रिलेशन देखे जाए तो नेपाल के साथ उतने बैड रिलेशन नहीं है, बट स्टिल नेपाल का स्टेबल रहना क्यों जरूरी है, नेपाल का स्टेबल रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि एट द एंड ये किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, चाइना के साथ। अगर चाइना ये एरिया को ऑक्युपाई करता है या चाइना की यहाँ पे अगर ज्यादा चलने लगी तो क्या करेगा, चाइना एट द एंड हमें टारगेट करेगा और वो हमारे लिए थ्रेट होगा, ठीक है। सो अगर इसे भी अगर आम शब्दों में मैं आपको समझाऊं कि हमारे नेबर्स का साथ हमारे हेल्दी रिलेशंस क्यों होने चाहिए, ठीक है। आप ही सोचो कि अगर ये हमारा घर है और घर के बगल में हमारा दूसरा नेबर है, अब इस घर में हमेशा कुछ ना कुछ फाइट या नोकझोंक चलती है, तो कहीं ना कहीं हमारे घर पे भी क्या होगा, एक थोड़ा सा डर का माहौल रहेगा, है ना। तो हेंस हमें हमारे जो नेबर्स हैं उनके साथ एक हेल्दी रिलेशन होने चाहिए, या उसे कैसे हम पैसिफाई कर सकते हैं, अगर कुछ इलीगल एक्टिविटीज हो रही है तो हम उसे कैसे क्रैक डाउन करना है। सो ओवरऑल ये कुछ हमारी इंटरनल सिक्योरिटी नेबरिंग कंट्रीज के कारण इंस्टेबिलिटी ला सकती है इंडिया में, ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट वी सी द मेजर कंट्री जो कि है चाइना, ठीक है, व्हाट आर द इंस्टेबिलिटीज दैट आर कॉज्ड बाय चाइना। सो यहाँ पे चाइना का जो बॉर्डर है दो वो तो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, जो भी चाइना का ये रीजन है ये तिब्बतियन रीजन है जो कि चाइना ने ऑक्युपाई करके रखा है, बट यस फिलहाल तो ये तिब्बतियन चाइनीज ऑक्युपाइड रीजन ही है। ओके, देन अगेन यहाँ पे क्या होता है, चाइना की एक पॉलिसी रही है कि धीरे धीरे दूसरे की जमीन को कब्जाते जाओ। ओके, सो हमारा जो यहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, रिसेंटली आपने देखा होगा कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश का एरिया को, अरुणाचल प्रदेश का नाम अपने इसमें कुछ नया नाम रख दिया उसने, अपने मैप में उसने नाम ही चेंज कर दिया कि ये रीजन हमारा है ना। जबकि चाइना का जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो इस रीजन में रहता है, यहाँ पे तो उसकी कोई पॉपुलेशन ही नहीं है, बट स्टिल, ठीक है,
चाइना अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो खुद को सिक्योर रख रहा है दूसरे कंट्री से। जितना ज्यादा रेडियस रहेगा, ठीक है, जितना ज्यादा सेफ रेडियस रहेगा उतना ये कंट्री सिक्योर रहेगा दूसरे कंट्री के न्यूक्लियर अटैक से, राइट। तो ये एक दूसरा एस्पेक्ट हो गया। एनीवेज हम यहाँ पे काम की बात करेंगे कि व्हाट आर द इंस्टेबिलिटी कॉज्ड बाय चाइना। सो रेशियल एंड एथनिक सिमिलैरिटीज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पॉपुलेशन विद चाइना हैज कॉज्ड फ्यू ग्रुप्स टू हैव प्रो चाइना एटीट्यूड। सर्विलियंस एंड फ्रीक्वेंट incursion by Chinese security agencies has been an internal security threat to India। आई होप कि आपको समझ रहा होगा। इनकेस अगर आपको नहीं समझ रहा है देन ऑल्सो लेट मी नो, ठीक है, तो भी मुझे समझाओ। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि ये बहुत ईजी लैंग्वेज में दिया है, ठीक है, तो आप ये समझ पा रहे हैं। देन डोकलाम इशू है। आफ्टर दैट डोकलाम विच इज सिचुएटेड ऑन भूटान चाइना बॉर्डर is strategically important for India as it is situated at the India-Bhutan-China tri-junction. Bhutan has no diplomatic ties with China and India has special relationship including military with Bhutan. In short, India has responsibility towards Bhutan which include helping its guard in sovereignty. India gains too with Bhutan firmly on its side। कुल मिला के यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इंडिया और भूटान के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। वो इतने अच्छे हैं कि भूटान की जो मिलिट्री है उसको ट्रेन कौन करता है? इंडियन आर्मी ट्रेन करती है। बहुत सारे इंडियन आर्मी है जो कि भूटान को प्रोटेक्शन देती है, राइट। सो एंड ओवरऑल भूटान के चाइना के साथ ऐसे कोई मिलिट्री कोई भी डिप्लोमेटिक टाई अप्स नहीं है, राइट। सो ये कुछ छोटे छोटे रीजंस थे। हमने जाना कि हमारे अगल बगल हमारे नेबर्स में क्या चल रहा है, कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम ज्यादा प्रिवेलेंट है। सो अगेन मैं आपको रिवाइज करूं, पाकिस्तान की प्रॉब्लम हम सभी को पता है कि मिलिटेंसी है, इंसर्जेंसी है, फेक करेंसी है, आर्म स्मगलिंग है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टेररिज्म बहुत ज्यादा प्रमोट करता है। उसके बाद हम आते हैं म्यांमार पे, जहां पे मेजर इशू क्या है? मेजर इशू है कि वहां पे कम्युनलिज्म होता है, एथनिक क्लैशेस होते हैं, ठीक है, ट्राइबल दो अलग अलग ट्राइब्स के बीच में। देन रोहिंगा इशू। बांग्लादेश पे आते हैं। बांग्लादेश का मेजर प्रॉब्लम क्या है? अगेन वहां की बॉर्डर स्टेबल नहीं है बिकॉज ऑफ द चेंजिंग कोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। अगला पॉइंट वहां पे हम क्या लिख सकते हैं? सेम काउंटरफिट करेंसी एंड इलीगल माइग्रेशन ऑल्सो। देन वी हैव नेपाल, ठीक है। नेपाल के साथ क्या प्रॉब्लम है कि नेपाल अगेन यहाँ पे हमारी एक नदी बहती है, ठीक है, और यहाँ पे 2-3 स्पॉट्स है। आपने सुना होगा काला पानी, ठीक है, लिपू लेक, जो कि क्या होता है? अगेन ये एक बोन ऑफ कंटेंशन बना होता है जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में कि यार ये एरिया हमारा है, ये एरिया आपका है। बट स्टिल नेपाल के साथ हमारे उतने भी बैड रिलेशन नहीं है। एंड टू बी ओवरऑल टू सम अप हम ये कह सकते हैं कि जो भूटान और नेपाल है इसके साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशन है। अदर जो चाइना और पाकिस्तान है इसके साथ हमारे नॉन फ्रेंडली रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ठीक है, ट्रेड वगैरह मैं यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। ओके, सो व्हाट आर दी एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी। जब हम इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी देखते हैं तो इसके क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से डायमेंशंस हमें देखने हैं। चैलेंजेस आपने देख लिया, नेबरिंग कंट्रीज देख लिया, ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज समझ गए कि हर एक कंट्री के साथ हमारी प्रॉब्लम क्या है या हमारे नेबर्स के साथ हमारे कैसे रिलेशंस रहे हैं। अब हम इंटरनल सिक्योरिटी के कुछ एस्पेक्ट्स देखेंगे इन टर्म्स ऑफ सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, इंटेलिजेंस से रिलेटेड, लॉ इन्फोर्समेंट से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट कैसा होता है, सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन क्या है, और इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस। अगेन ठीक है, आई नो कि थोड़ा सा डिटेल में हो रहा है लेकिन स्टिल एक बार चीजों को समझ लो देन राइटिंग प्रैक्टिस करो, ठीक है। आज मैंने आपको एक थीम बता दी है, कल से 10 दिन में आपको बस इंटरनल सिक्योरिटी का ही हर एक टॉपिक दूंगा और उस पर लिखते कैसे हैं और क्या लिखते हैं वो मैं आपको बताऊंगा 300 शब्दों में, ठीक है। आज का क्लास समझो 80% हमारा यही है, ठीक है। जब तक हमें कंटेंट नहीं पता होगा, ठीक है, जब तक आप अच्छे वर्ड्स यूज नहीं करोगे आपका इंटेलेक्ट बाहर नहीं आएगा। सो वी हैव सम पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है, सम सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स एंड दी गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। सो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स क्या कहता है हमें जब हम इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं कि हमें गवर्नेंस के थ्रू हमें ऐसी पॉलिसीज लानी है, ठीक है, जो कि हमारी इंडिया की बॉर्डर को सिक्योर करता हो, ठीक है। तो वो एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो गया जो भी रिलेटेड टू पार्लियामेंट है, ठीक है, जो भी पार्लियामेंट से रिलेटेड है वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट में आ गया कि कैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम मानते हुए हमें ऐसे लॉज बनाने हैं जो कि मेरी इंडिया की सिक्योरिटी से 1% भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। सेम सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में क्या आता है?
सो सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में ये आता है, वाइल सिक्योरिंग द इंटरनल सिक्योरिटी आई विल इंश्योर कि सोशल हार्मनी बनी रहे, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो भी पीपल है, हमारे जो भी इंडिविजुअल्स है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रहे, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिग्रेड ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए अगर से मुझे सिक्योरिटी पर्पज से कोई बॉर्डर एरिया है जहां पे हमारा एक गांव बसा हुआ है और मुझे अब नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर तो कोई नहीं है और मुझे अगर उन्हें रिहैबिलिटेट करना है तो मैं उनको प्रॉपरली इंश्योर करूंगा कि वो उनकी लाइफ इफेक्ट ना हो, मैं उनके लिए पूरे मेजर्स लूं बिफोर रिहैबिलिटिंग देम। ओके, सो ये एक हमारा सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट आ जाएगा। ठीक है, आप इसे आराम से रीड कर सकते हो, मैं आपको बस चीजें बता रहा हूं। ठीक है, अदरवाइज लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। देन गवर्नेंस, देयर इज ऑलवेज अ क्रूशियल लिंक बिटवीन नेशनल गवर्नेंस एंड द इंटरनल सिक्योरिटी। इफ द इंटरनल सिक्योरिटी इज नॉट मेंटेन्ड, governance cannot be delivered and there would be grave threat to a very large unity। ठीक है, अगर से इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारी गवर्नेंस जो गवर्नमेंट है वो प्रॉपरली प्रिवेल नहीं कर पाएगी या सस्टेन नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नेंस का भी रोल आता है। सो ओवरऑल पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस, दिस टू आर इंटर रिलेटेड। आप ही सोचो यार, अब गवर्नमेंट का काम क्या होता है? गवर्नमेंट का काम तो ये है ना, लोगों के बारे में सोचना। गवर्नमेंट लोगों के बारे में कब सोच पाएगी? ठीक है, जब उसकी बॉर्डर सिक्योर रहेगी। ठीक है, अदरवाइज बॉर्डर के बारे में सोचूं या मैं लोगों के बारे में सोचूं, राइट। अगला है हमारे पास इंटेलिजेंस। हमारी जो इंटेलिजेंस होनी चाहिए, जो भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, ठीक है, वो एकदम प्रिसाइज होनी चाहिए, क्योंकि जो भी मैं एक्शंस लेता हूं, जो भी हमारी आर्म फोर्सेस एक्शन लेती है, वो बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस ही लेती है कि कहाँ पे क्या चल रहा है। एक तो हमारी दो तरीके की इंटेलिजेंस होती है, इंटरनल इंटेलिजेंस और जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस है। इंटरनल इंटेलिजेंस मतलब आईबी हो गया, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस मतलब रॉ हो गया। इन दोनों का प्रॉपर कॉपरेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है, कि हमें ये सारे इनपुट्स आए हैं, इस एरिया में ये चीज हो सकती है, राइट। तो ये आ जाएगा हमारा इंटेलिजेंस में। देन आता है बॉर्डर मैनेजमेंट जिसके लिए हमारी जो सीएपीएफ है, जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस है, बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, आसाम राइफल्स हो गया। ठीक है, ये सारी अपने अपने काम में एफिशिएंट है। ठीक है, हमने एक इनिशिएटिव लाया था, हमने मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लाया था कि वन बॉर्डर वन फोर्स का कंसेप्ट लाया था कि एक बॉर्डर पे एक फोर्स इंटायरली उसे सौंप दी जाएगी। जैसे आप देखो, इंडिया पाकिस्तान पे बीएसएफ है, इंडिया तिब्बत पे हमारी आईटीबीपी है, देन इंडिया बांग्लादेश पे उसे पूरा बीएसएफ सिक्योर करती है। और जब बात आती है इंटरनल चैलेंजेस की, ठीक है, वहां पे हमारी सभी फोर्सेस सिनर्जेटिक काम करती है, साइमल्टेनियसली एक्ट करती है। देन हमारे पास साइबर सिक्योरिटी, जो कि एक अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है हमारे इंटरनल सिक्योरिटी का। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी तो इजी है, ठीक है, बट स्टिल साइबर सिक्योरिटी हमें इंश्योर करना है कि जो भी साइबर अटैक्स होते हैं, मैलवेयर होते हैं, फिशिंग होता है, ये सारे अटैक से हम कैसे खुद को सिक्योर रख सकते हैं, हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर रख सकते हैं। ठीक है, सो अगर से आपको हर एक चीज समझ में आ रही है, सो प्लीज अपना 15 सेकंड निकालिए और कमेंट सेक्शन में जो भी आपको चीज है वो प्लीज अपने थॉट्स वहां पे व्यक्त कीजिए। ठीक है, यही चीज मुझे कल इंस्पायर करेगी, मुझे मोटिवेट करेगी कि चलो यार, आज मैं अगर मेरा 100% दे रहा हूं तो कल मैं आपको मेरा 200% दूंगा। ओके, और मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि यार मेरी क्या अप्रोच होती थी जब मैं ऐसे लिखता था। ठीक है, मेरी जर्नी में आपसे शेयर करूंगा, ठीक है, कि मेरा क्या अप्रोच था, राइट, एंड ऑल दोस थिंग। सो एट द एंड हम आते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, जस्ट 10 मिनट और बने रहना है। ठीक है, आपको पूरा नक्सलिज्म समझाता हूं अभी, जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, एट द एंड जब एज अ यंग ऑफिसर आप रिक्रूट होते हो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में, तो आप कहीं ना कहीं, ठीक है, ऐसे एरिया में ही पोस्टेड रहोगे। क्यों? क्योंकि हम में ही तो सबसे ज्यादा जोश होता है। ठीक है, जोश हाई है तो प्लीज मुझे बता दो। एंड जो भी आपके थॉट्स है, ऐसा नहीं कि यार लाइक करो, नहीं पसंद आ रहा है डिसलाइक करो। ठीक है, वो भी मुझे बताएगा कि यार इंप्रोवाइजेशन की और कितनी जरूरत है। देन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, बेसिकली क्या होता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म? ठीक है, जहां पे हम एक्सट्रीम मींस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द एस्टैब्लिश्ड लॉ के अगेंस्ट मैं कुछ स्टेप लेता हूं। ठीक है, करंटली इंडिया में एस्टैब्लिश्ड लॉ कौन सा है? तो सबके दिमाग में आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि हमें हर एक चीज बताता है कि यार गवर्नमेंट कैसे बनेगी, पंचायत लेवल पे कैसे बनेगी, स्टेट लेवल पे कैसे बनेगी। लेकिन बीइंग अ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, मैं तो उसमें मानता ही नहीं हूं, मैं उसे बिलीव ही नहीं करता हूं। तो मैं ऐसी चीज करूंगा जो कॉन्स्टिट्यूशन के इंटायरली अगेंस्ट होगी। एट द एंड मैं गवर्नमेंट को डिस्टेबिलाईज करना चाहूंगा बाय एनी मीन्स। बाय एनी मीन्स मीन्स बाय एनी मीन्स, अगर वो आर्म्स हो,
ट्रैफिकिंग हो, किलिंग हो, ऑनर किलिंग हो, रेप हो, एक्सट्रीम जो भी घटिया से घटिया चीज हो सकती है, ये सब यहाँ पे लेफ्ट विंग आइडियोलॉजीज में आती है। सो अगेन हमें एक यहाँ पे ब्यूटीफुल सा थॉट आता है, कोट आता है, जो कि दिया था हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड इकोनॉमिस्ट, दैट इज उन्होंने नक्सलिज्म को कहा था दैट नक्सलिज्म इज द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू आवर इंटरनल सिक्योरिटी। नक्सलिज्म हमारे इंटरनल सिक्योरिटी का एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थ्रेट है। सो होता क्या है नक्सलिज्म, ठीक है। अब देखो, अब नक्सलिज्म है, आपको ऐसा लगता हो यार जैसा टेररिज्म है वैसा नक्सलिज्म है। सो नक्सलिज्म के बारे में थोड़ा सा हम सोचेंगे कि यार ये नक्सलिज्म की हिस्ट्री क्या है, कहाँ से आया, क्यों नक्सलिज्म है, कब से आया, इंडिया में कैसे फेमस हुआ ये कंसेप्ट जो है, या ये जो आइडियोलॉजी है। ओके, सो बिफोर दैट वील सी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जिसे हम नक्सलिज्म भी कहते हैं, पॉपुलरली नोन एज माओइस्ट। ठीक है, माओइस्ट कौन था? ये एक पर्सनैलिटी का नाम था जिसने ये आइडियोलॉजी निकाली थी। ठीक है, क्या नाम था उसका? माओ जेडोंग। ठीक है, माओ जेडोंग हु वाज द चाइनीज प्रीमियर। ओके, जिन्होंने ये आइडियोलॉजी निकाली थी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की, कि हमें कुछ ऐसे एक्शंस लेने हैं जो कि इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो। ठीक है, सो LWE पॉपुलरली नोन एज माओइस्ट वर्ल्ड वाइड एंड एज नक्सलाइट्स एंड नक्सलिज्म इन इंडिया। इंडिया में इसे नक्सलाइट और नक्सलिज्म कहते हैं। वर्ल्ड वाइड इस आइडियोलॉजी को माओइस्ट आइडियोलॉजी भी कहते हैं या माओवादी कहते हैं हिंदी में। हैज बीन अ मेजर थ्रेट टू इंडिया सिंस 1960। ठीक है, तो चलो यार, एक हमें जड़ तो मिली नक्सलिज्म की, इंडिया में कब से देखने को मिला? 1960 से। सो द नक्सलाइट्स हैव फ्रीक्वेंटली टारगेटेड, क्या टारगेट करते हैं ये? ठीक है, हमारा जो ट्राइबल एरिया होते हैं, आप सोचिए यार ट्राइबल लोगों की, या ऐसे एरिया जो फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है, उनका एजुकेशन लेवल क्या होता है, उनका डेवलपमेंट कितना होता है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी इंप्रोवाइज होती है। ठीक है, police and government workers in what they say is a fight for improved land rights and more jobs for neglected agriculture laborers and the poor। so ये तो ऐसे खुद को महान बताएंगे कि हम ही हैं, जो भी फॉरेस्ट पीपल है उनके करता धरता हमें, उनके लिए हम अच्छी चीजें लाएंगे, उनके लिए डेवलपमेंट चीज हम लाएंगे, ऐसा बस वो शो करते हैं। किस तरीके से शो करते हैं? गन दिखा के। ओके, सो ये नक्सलिज्म होता है। अब ये जो हमारा बेल्ट है, ठीक है, इस बेल्ट को हम क्या कहते हैं? रेड कॉरिडोर कहते हैं। सो रेड कॉरिडोर ये वो एरिया है, ठीक है, ये वो एरिया है जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिमार्केट करती है कि ये सारे बेल्ट में नक्सलिज्म बहुत ज्यादा है, और इस बेल्ट को क्या कहा जाता है? रेड कॉरिडोर। ठीक है, सो व्हाट इज रेड कॉरिडोर? द इन्फ्लुएंस जोन ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या नक्सलिज्म in India is called the red corridor, which has been steadily declining in terms of geographical coverage and number of violent in incident। so overall ये जो रेड कॉरिडोर है, ये इंडिया में अगर आप देखते हो तो ऑलमोस्ट 10 स्टेट्स में हमें इसके फुटमार्क्स दिखते हैं। ठीक है, कौन कौन से स्टेट्स है वो? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड। ओडिशा झारखंड जो है ये नक्सलिज्म के हॉटबेड है या हॉटस्पॉट है, सबसे ज्यादा यहीं पे होता है। ठीक है, देन बिहार एंड वेस्ट बंगाल एंड सम पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एज वेल। ओके, बट रिसेंट टाइम में अगर देखा जाए, नक्सलिज्म अपने हाई पीक पॉइंट में अर्ली 2000 के टाइम पे था, लेकिन अगर धीरे धीरे अगर हम अब देखते हैं, पिछले 10 साल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, सो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए, हमारी फोर्सेस ने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए कि नक्सलिज्म को ऑलमोस्ट हमने 44% कट डाउन किया है। ठीक है, जो पहले 106 स्टेट्स हमारे, ये MHA की रिपोर्ट है, जो पहले 106 स्टेट्स अफेक्टेड थे, 2008 में अगर हम 2018 में अगर हम ये आंकड़े देखते हैं तो ये घट के 44 डिस्ट्रिक्ट तक रेस्ट्रिक्टेड है। पहले कितना था? 106 डिस्ट्रिक्ट तक था। 2018 के आंकड़े बताते हैं कि 44 डिस्ट्रिक्ट्स में ही अब ये है, बाकी सब में नक्सलिज्म को कट डाउन कर दिया गया है। सो दैट इज रेड कॉरिडोर। तो आपको ये वर्ड यूज करना है, रेड कॉरिडोर, अगर नक्सलिज्म के ऊपर आता है तो। ओके, सो विल सी व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया। नक्सलिज्म की हिस्ट्री क्या है? अभी तक तो ऐसा लगता है यार आइडियोलॉजी है, ठीक है, कभी हमने इस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया कि नक्सलिज्म, नक्सल, ये शब्द आता कहां से है। ठीक है, कहां से आता है? सो एक्चुअली द टर्म नक्सलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द नेम ऑफ नक्सलबारी विलेज। तो एक नक्सलबारी जो था ये गांव का नाम था। ठीक है, कहां पे था ये गांव? वेस्ट बंगाल में था। ठीक है, जो कि पीजेंट रिवोल्ट के दौरान ये टर्म इन्वेंट हुआ था, नक्सलबारी गांव से, बंगाल के, अगेंस्ट द लोकल लैंडलॉर्ड ओवर अ लैंड डिस्प्यूट इन
1967, ठीक है, तब ये आइडियोलॉजी इंडिया में यूज की गई थी, ठीक है, लेकिन मे बी तब की बात अलग थी, ठीक है, तब आपको पता था कि लैंडलॉर्ड्स कैसे हुआ करते थे, ठीक है, कैसे वो लोगों के हक छीनते थे, ठीक है, तो बंदूक उठाना कोई गलत चीज नहीं है, ठीक है, बट आप किस रीजन से उठा रहे हो। बंदूक एक टेररिस्ट के हाथ में भी होती है, बंदूक एक आर्मी पर्सनल के पास भी होती है, यूनिफॉर्म सर्वेंट के पास भी होती है, ठीक है। सो उनका इंटेंट क्या है, पर्पस क्या है, वो उसे गलत बनाता है। द ओरिजिन ऑफ LWE goes back to the Telangana peasant rebellion 1946 to 51. The movement was its peak in 1967, ठीक है, यहां पे अपने पीक पॉइंट पे पहुंच जाता है। When the peasants, landless laborers and the Adivasis raided the granaries of landlord in Naxalbari village in West Bengal. अगला हम देखते हैं, द नक्सल रिबेलियन वॉज लेड बाय चारू मजूमदार एंड हिज क्लोज एसोसिएट्स कानू सयाल एंड जंगल संथल. The rebellion not only were assisted by the people from nearby village but also from the People's Republic of China. The Chinese media had called this movement a spring thunder. अब ये सारी चीजें क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पेपर टू के लिए, पेपर टू के लिए ये सारी चीजें जरूरी नहीं है, बट नक्सलिज्म को समझने के लिए ये जरूरी है। ओके, सो द मूवमेंट इनिशियली टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम चाइनाज फाउंडिंग फादर माओ जेडोंग, ठीक है, तभी इसे माओवादी भी कहते हैं और इसे माओइज्म कहते हैं, माओइज्म आइडियोलॉजी कहते हैं ग्लोबली। और इंडिया में जो माओइज्म को फॉलो करता है, ठीक है, आज तो डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो गई है, तो आज के टाइम पे ये फॉलो करना सरासर गलत है, ठीक है, पहले की कंडीशन अलग थी, ठीक है, आज की कंडीशन अलग है। ओके, सो हेंस इट इज इन इंडिया इट इज कॉल्ड एज द नक्सलिज्म। सो क्विकली हम बात करेंगे कि क्या क्या मेजर रीजन है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के इंडिया में इतना जो प्रिवेल हुआ है, इंडिया में जो फैला है, क्या इसके रीजन है। आप सोचो क्या क्या इसके रीजन हो सकते हैं। तो पहला हम रीजन देखते हैं, ट्राइबल डिसकंटेंट, ठीक है, रेड कॉरिडोर आपको समझ गया, उस एरिया में नक्सलिज्म फैलता क्यों जा रहा है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया में, जनरली फॉरेस्ट एरिया में कौन रहते हैं, वहां के ट्राइबल पीपल रहते हैं। ट्राइबल पीपल का मेजर लाइवलीहुड आता कहाँ से, फॉरेस्ट प्रोडक्ट से आता है, ठीक है। अब वही फॉरेस्ट प्रोडक्ट अगर गवर्नमेंट जाती है और कहती है कि यार अब से आप फॉरेस्ट में नहीं रहोगे, ठीक है, फॉरेस्ट में नहीं रहोगे, तो मे बी उन्हें ऐसा गलत इंटरप्रेट हो गया है कि यार फॉरेस्ट से तो हमें निकाल दिया जा रहा है, ठीक है, तो अब हम जाएंगे कहाँ पे फिर। ओके, बट उनके लिए प्रॉपर मेजर्स भी लिए गए हैं जो कि वो लोग नजरअंदाज कर देते हैं या कुछ लोग उन्हें उन्हें भटका देते हैं, ठीक है, तो जिस वजह से क्या होता है, ट्राइबल डिसकंटेंट होते हैं। सो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 हैज बीन यूज्ड टू टारगेट ट्राइबल्स who depend on forest produce for their living. Massive displacement of tribal population in the Naxalism affected state due to development project, mining, operations and other reasons. अब गवर्नमेंट का इंटेंशन ये था कि चलो यार आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए हम थोड़े से डेवलपमेंट कर देते हैं, आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, बट उसका इंटरप्रेट कहीं ना कहीं गलत हो गया और यही इन्हीं का फायदा उठाते हैं नक्सलवादी, ठीक है, जो माओइज्म आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम ये है लैक ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है, लैक ऑफ लाइवलीहुड, मेन प्रोड्यूस कहाँ से आ रहा था, एग्रीकल्चर से आ रहा था, फॉरेस्ट से आ रहा था, ठीक है। गवर्नमेंट क्या चाहती थी, फॉरेस्ट से बेटर है आप एक स्टेबल जॉब देखिए, हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो बट अगेन मैसेज गलत स्प्रेड कर देते हैं रॉन्ग आइडियोलॉजी फॉलो करने वाले लोग। सो सच पीपल हु डू नॉट हैव एनी सोर्स ऑफ लिविंग आर टेकन इनटू नक्सलिज्म बाय माओइस्ट, प्रोवाइड arms and ammunition and money to such people. After that गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज होते हैं कुछ, ठीक है, जैसे कि आ जाएगा दैट गवर्नमेंट मेजर इट सक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ वायलेंट अटैक रेदर देन द डेवलपमेंट डन इन द नक्सल अफेक्टेड एरिया, द एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग टेक्निकल इंटेलिजेंस टू फाइट विथ नक्सलाइट, infrastructural problem, for instances some villagers are not yet connected properly with any communication network, no follow from the administration. It is seen that even after police take hold of a region, the administration fails to provide essential services to the people of that region. Entirely जो भी है फाइट फॉर द पावर, ठीक है, ये क्या है, एक पावर का ही लालच है, ठीक है। आप सोचो एक जो गरीब तबके का मास है, ठीक है, इंडिविजुअल है, कल तक उसके पास खाने की कोई चीज नहीं थी, गवर्नमेंट से वो नाराज था कोई भी प्रॉब्लम से, ठीक है, लेकिन कोई एक थर्ड पर्सन आता है, एक नक्सलवादी आता है, उसके हाथ में बंदूक थमा देता है, जैसे उसके हाथ में बंदूक आती है वो खुद को पावरफुल फील करता है, ठीक है, तो आप ही सोचो वो क्यों उससे इंडल्ज नहीं होगा, अब उसे क्या कर रहा है, उसके पास पैसा आ रहा है, ठीक है। तो ये भी सारी कुछ क्या कह सकते हैं हम,
लैक ऑफ मिसकम्युनिकेशन कह सकते हैं, ठीक है, मिसकम्युनिकेशन कह सकते हैं, अवेयरनेस कह सकते हैं, सिंपली हम कहेंगे लो लेवल ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रूट कॉज फॉर द स्प्रेड ऑफ नक्सलिज्म। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं इन चीज़ों को कर्व डाउन करने के लिए, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को कर्व करने के लिए। जैसा मैंने आपको बताया कि पहले जो 106 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ था, जिसे कट शॉर्ट करके 40-45 तक हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है गवर्नमेंट ने, आर्म फोर्सेस ने, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से इनिशिएट्स लिए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव आता है हमारा द डॉक्ट्रिन ऑफ समाधान। व्हाट इज समाधान, क्या है समाधान? इट इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर LWE प्रॉब्लम। It encompasses the entire strategy of government from short-term policy to long-term policy formulated at different level. समाधान का मतलब क्या होता है? स्मार्ट लीडरशिप, एग्रेसिव स्ट्रेटेजी, एग्रेसिव विनर स्ट्रेटेजी, देन मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डैशबोर्ड बेस्ड की प्रायोरिटीज इनिशिएटिव्स, हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग, ठीक है। तो ये हमारा समाधान प्लान है। क्या आप इसे एग्जाम में यूज कर सकते हो? आप इसे एग्जाम में बिल्कुल यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप उन सभी के फुल फॉर्म दो, ठीक है। जो आपका समाधान भी अगर आप लिखते हो, सो जो हमारा आंसर चेक करने वाला बंदा है, जो भी प्रोफेसर है, वो समझ जाएगा कि यार बंदे की नॉलेज कितनी है, उसे प्रॉपरली पता है, वो कितना अवेयर है। देन और भी कुछ स्कीम है, जैसे कि रोशनी स्कीम है, बहुत सारी स्कीम है, हमने यहाँ पे 2-3 ही मेंशन की है। सो इट इज अ स्पेशल इनिशिएटिव अंडर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, launched in June 2013 for training and placement of rural poor youth from 27 Naxal affected districts in 9 states. And after that CRPF ने ऑपरेशन ऑक्टोपस भी लॉन्च किया था, जिसके वजह से जो नक्सलिस्ट एक्टिविटीज है उसमें बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आया है। सो ओवरऑल आज के लेक्चर में हमारा ये था, ठीक है। क्या क्या सीखा हमने इंटरनल सिक्योरिटी सीखी, क्या क्या उसके चैलेंजेस होते हैं, क्या क्या उस पर एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। एंड अगेन नक्सलिज्म क्या होता है। इफ यू लाइक, अगर से आपको आज का जो क्लास है वो आपको पसंद आया, प्लीज डू लेट अस नो योर व्यूज, आपके क्या इस पे व्यू रहे। मैं आपको आज एक टास्क देता हूं, ठीक है। आज आपको लिखना है एक ऐसे, आपको अब सारे डायमेंशंस पता चल गए कि यार कौन कौन से डायमेंशंस पे ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो आज का आपका टास्क ये रहेगा, कल से हम ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, हर एक चीज़ों को मैं आपको सिखाऊंगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या करना है, और मे बी जैसे हमारा इंटरनल सिक्योरिटी हो जाता है, हम नेक्स्ट थीम के ऊपर जंप करेंगे। सो आज का आपका टॉपिक रहेगा इंटरनल सिक्योरिटी। यू हैव टू राइट एन essay on internal security, issues and challenges, ठीक है। सो ये आज का आपका टॉपिक है, इंटरनल सिक्योरिटी, इश्यूज एंड चैलेंजेस। 6 स्टेप्स याद रखना है, 6 स्टेप आप भूलोगे नहीं कभी, ठीक है। 3 प्री राइटिंग और 3 राइटिंग। प्री राइटिंग में क्या है, पहले तो हमें चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं है, चूज कर लिया आपने। सेकंड, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करना है, और तीसरा एक स्ट्रक्चर फॉर्मुलेट करना है, ठीक है। स्ट्रक्चर आपको पता है क्या होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन कितने वर्ड का, 30 से 40 का, कंक्लूजन 30 से 40 वर्ड का, या 50 तक भी जा सकता है। बॉडी में आपको पता है क्या करना है, ठीक है। तो आज का आपका ये टॉपिक है, एंड कल इसके ऊपर डिस्कस किया जाएगा। कल मैं यही टॉपिक डिस्कस करूंगा कि इसके ऊपर कैसे लिखना चाहिए, क्या क्या आप चीज़ें सोच सकते हो। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। अपने थॉट्स प्लीज़ शेयर कीजिए। स्टडी फंडा का जो ये इनिशिएटिव है, ठीक है, आपके प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा मददगार होगा, राइट। आपके आने वाले मार्क्स में फॉर श्योर कुछ ना कुछ आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे। एक्सपेक्टेशन स्टडी फंडा की आपसे ये है कि प्लीज़ कंटिन्यूटी बनाए रखिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, ठीक है। एंड प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। And there is one more request from you all folks, that please do subscribe our channel so that it will inspire us to do more for the future officers. So that is all in today's class. Have a good day. Jai Hind.